रिवॉल्ट ऑफ 1857। इंडियंस और जमींदार बेचारे हाई टैक्स से परेशान थे। इंडियन सिपोए को ट्रीट लाइक डॉग्स, या फिर विडो रीमैरिज एक्ट लाता है। इंग्लिश इस बारूद को बचाने के लिए मॉइस्चर से इसके ऊपर जो है पॉर्क और बीफ के फैट का यूज किया गया, चर्बी का यूज किया गया। यार भारत में जब ब्रिटिशर आया तो हम लोग देखिए कि सभी सेक्टर्स को ये इंपैक्ट कर रहा है। सुनो बच्चों, तो बेसिकली हम लोग आज प्रॉपर जो है क्लास 8 रिवॉल्ट ऑफ 1857 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल मजा आएगा। ठीक है, मजा आएगा। तो करना क्या है, कहानी को सुनते चलना है और मजा लेते चलना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ। बेसिकली हमारे चैप्टर का नाम क्या है ये बताओ। रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी कि रिवॉल्ट हुआ कब? 1857 में बच्चों रिवॉल्ट हुआ। तो बात ये है सर कि आखिरकार बैकग्राउंड क्या है इस रिवॉल्ट का, है ना? बैकग्राउंड क्या है कि लोग, जाहिर सा बात है कि मारामारी कब होगा? जब लोग गुस्साएंगे, है ना? तो रिवॉल्ट के पहले लोग जो है एंग्री हुए, लोग एंग्री हुए। अब एंग्री करने के पीछे का कारण क्या था? एंग्री होने के पीछे का कारण क्या है, हम लोग को ये सब देखना है बेसिकली। ठीक है, तो कहानी को शुरू करते हैं। शुरू करें? देखो, तो सबसे पहला तुम्हारे एनसीईआरटी में टॉपिक लिखा हुआ है नवाब लूजेस देयर पावर। मतलब सर कल हम क्या बताए थे? कल थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम लोग देखे थे। हुआ क्या कि जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में, तो 1757 के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी कह लो या फिर ब्रिटिशर कह लो, उनके पास पॉलिटिकल पावर आ जाता है, पॉलिटिकल पावर आ जाता है। उसके बाद हम लोग देखें कि पॉलिटिकल पावर आने के बाद ये लोग बहुत सारा पॉलिसीज लाता है भारत में, बहुत सारा पॉलिसीज लाता है, जिस कारण से जितने भी लोग थे भारत के वो इफेक्ट होते हैं, उनको जो है एक्सप्लॉयटेशन होता है उनका। तो सबसे पहला एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन यहाँ पे है। सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चों, दिमाग के कच्चों, वो है नवाब लूजेस देयर पावर, कि नवाब पावर को लूज कर गया। कैसे? याद है सर हम लोग पढ़ क्या है जस्ट कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सर हम लोग पढ़ क्या है? सब्सिडियरी अलायंस। बोलो हाँ। इन सारे पॉलिसीज के कारण जो नवाब थे, कौन थे? नवाब्स, उनका पावर जो है दिन प्रतिदिन क्या होता गया? कम होता गया। ठीक है, तो देखो फ्रॉम 18th सेंचुरी, कब? 18th सेंचुरी में नवाब और राजा जो है अपना पावर लॉस्ट करना शुरू कर देते हैं। उनका पावर खत्म हो जाता है, उनकी कोर्ट का फ्रीडम को बैन कर देता है, उनके आर्मी को बैन कर दिया। सब्सिडियरी अलायंस में हम लोग क्या देखें कि राजा को बोलता है आपका आर्मी नहीं रहेगा बल्कि हमारा आर्मी रहेगा आपके प्रोटेक्शन में। हम लोग देखें कि राजा के आर्मी को बैन कर दिया। हम लोग देखें कि 1764 के बाद 1764 में क्या होता है बच्चों? बैटल ऑफ बक्सर होता है। पलाशी का बैटल सर, बक्सर, है ना? तो बक्सर के बाद 1765 में बच्चों ब्रिटिशर दीवान बन जाता है। याद है? 12 अगस्त। हाँ, 12 अगस्त को दीवान बन जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। फोकस, है ना सर? जैसे ही दीवान बनता है तो होता क्या है कि अब जो है नवाब और राजा के पास रेवेन्यू कलेक्ट करने का भी पावर नहीं बचा। दिख रहा है ना कि किस तरीके से राजा का पावर घट गया। आ रहा बात समझ में? कम ऑन। अगर आगे का बात करें, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है, ठीक है, तो उसका पूरा का पूरा साम्राज्य ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में चला आएगा ऑटोमेटिक। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी क्या था? ये था ना। कौन लाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी? वेरी नाइस, डलहौजी लाया था। कब लाया था? 1848। तो बच्चों गधो 1848 में लाया था कौन? प्यारे वाले गधो, क्यूट वाले। देखो डलहौजी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाता है। तो उसी में हम लोग देखें कि रानी लक्ष्मीबाई का अपना बेटा नहीं था। वो जो है
एक सन को एडॉप्ट की थी और वो चाहती थी कि उनका बेटा जो है राजा बने, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर बोला कि ना 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 ना, आपके बेटे को राजा नहीं बनाया जाएगा मैडम, पूरा का पूरा साम्राज्य हमारे अंदर आएगा। बात समझ में आ रहा है? नाना साहेब का याद है, पेंशन बंद कर दिया। नाना साहब को क्या कर दिया? पेंशन बंद कर देता है कि अब पेंशन नहीं मिलेगा तुमको। और तो और पता है अवध को कैसे किया था? अवध को गच्चा दे दिया। ये गच्चा दे दिया कैसे? अवध के पास गया और देखा पहले जा करके, बोला ए तुम जो है ना अपना साम्राज्य अच्छा से गवर्न नहीं कर रहे हो, लाओ दे दो साम्राज्य अपना। ले लेता है, इसे बोल के ले लेता है। देखो 1856 में क्या होता है कि अवध को एनेक्स करता है। कौन करता है सर? डलहौजी करता है। सिर्फ ये बोल करके कि तुम अच्छे से शासन नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। मिस गवर्नेंस बोला कि तुम ठीक से नहीं गवर्न कर रहे हो, लाओ तुम्हारा सारा साम्राज्य मेरे अंडर। तो बताओ तो राजा, जितना भी राजा और रानी थी वो गुस्सा होगी कि नहीं होगी? बताओ होगी कि नहीं होगी मित्रों? मित्रों होगी कि नहीं होगी? अब देखो, अब मुगल्स का क्या देखो कि 1849 में डलहौजी बोलता है कि बहादुर शाह के मरने के बाद उनके फैमिली को लाल किला छोड़ना पड़ेगा। आ रहा बात समझ में? लाल किला को छोड़ना पड़ेगा कि आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह फैमिली मस्ट हैव लीव रेड फोर्ट। और तो और 1856 में कैनिन आया और बोला कि देखो बहादुर शाह के बाद कोई भी मुगल बादशाह उत्साह नहीं बनेगा, खत्म खत्म। तो बताओ एक बात कि जो 500 साल से, सोचो ना 1526 के आसपास बाबर आता है भारत में, आता है ना, और अभी चल रहा है कब? अभी चल रहा है तुम्हारा 1857 1856। कितना साल हो गया? 300 साल के आसपास हो गया। तो 300 साल बहुत ज्यादा होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के माइंड में ये सेट है कि मेरा जो बादशाह है वो मुगल है, बादशाह है मुगल है, राजा कौन है? मुगल है। तो अचानक अगर उसके बादशाह को कोई हटा देगा तो लोगों पे इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यानी कि बादशाह के साथ साथ, बादशाह के फैमिली के साथ साथ बच्चों, पूरे पब्लिक भी गुस्साए कि नहीं गुस्साएगा कि तुम ऐसे कैसे हमारे राजा को हटा सकते हो? अरे बात समझ में? तो कैनिंग क्या बोलता है कि बहादुर शाह के बाद, है ना, कैनिंग बोलता है कि बहादुर शाह के बाद बहादुर शाह जो है वो लास्ट मुगल किंग रहेंगे, उनका कोई भी बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि टाइटल दिया जाएगा किसका? प्रिंस का। बोलो बात सबको समझ में आ रहा है आसान तरीके से? हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर कहानी आगे जा रहा है 1857 तक, और 1857 में मार हो गया। तो मार हो गया तो हम लोग देखें कि मार होने के पीछे का कारण है कि लोग गुस्साएं। तो लोग गुस्साए क्यों, वही देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो लोग क्यों गुस्साए? बताओ, राजा गुस्साया, समझ में आ गया क्यों गुस्साया? गुस्सा गया। अब आगे देखो बच्चों, अब देखो पीजेंट और सिपोइज, यानी कि फार्मर और सिपाही क्यों गुस्साया? तो यहां ध्यान दो, पीजेंट्स का क्या है? पीजेंट्स और जमींदार बेचारे हाई टैक्स से परेशान थे। जो रेवेन्यू कलेक्शन था, हम लोग पिछले क्लास में देखे ना, अभी रेवेन्यू कलेक्शन, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट, महालवारी सेटलमेंट, हम लोग देखे ये सब पिछले चैप्टर में। स्ट्रिक्ट रेवेन्यू कलेक्शन, और तो और मेनी हैड टू बोरो फ्रॉम मनी लैंडर्स। अब रेवेन्यू देने के लिए सर क्या करता था? पैसा उधार पे लेता था, और उस कारण से क्या होता था कि लोगों का जमीन भी जाता था, जिस कारण से क्या हुआ कि लोग महा गरीब हो गए। गरीब हुए तो खिसिया गए कि यार तुम इतना स्ट्रिक्ट रेवेन्यू कलेक्शन काहे रखा हुआ है? रेवेन्यू तो लेता था मुगल भी, लेकिन तुम आया तो तुम ड्रामा बहुत कर रहे हो, अब तुमको लगता है कि लात मारना पड़ेगा। हाँ, लात मारना पड़ेगा। आ रहा बात समझ में? तो पीजेंट और जमींदार का क्या था कंडीशन, समझ में आ गया? कितना ज्यादा बेचारे से टैक्स लिया ना कि कमर टूट गया सबका। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इधर से क्या हो गया, पीजेंट और जमींदार घुसा गया। अब सिपोय अनहैप्पी क्यों था? देखो, जिस रैंक पे ब्रिटिशर था उसी रैंक पे इंडियंस था। किसमें? ब्रिटिश आर्मी में। अब होता क्या था कि इंडियन सिपोय को ट्रीट लाइक डॉग्स, डॉग के जैसा ट्रीट किया जाता था। यानी कि जिस रैंक पे ब्रिटिशर है उसी रैंक पे रहता था कौन? इंडियन भी। लेकिन ब्रिटिशर का देखा जा रहा है कि सैलरी मिल रहा है मस्त एकदम,
और इंडियंस को सैलरी बहुत कम मिल रहा है। ब्रिटिशर को मिल रहा है पुलाव दाल, इसको मिल रहा है नहीं चावल दाल फिर भी ठीक हुआ, हाँ रोटी प्याज, और रोटी भी कैसा, तो रोटी में फंगस लगा हुआ रोटी मिल रहा है इसको, जो 4 दिन का रोटी है वो मिल रहा है। आ रहा है बात समझ में तुम लोगों को? तो सैलरी कम था, जो अलाउंस जो मिलता है अलाउंस पुअर अलाउंस था। देख रहा है कि ब्रिटिश सिपाही के लिए मस्त कार आ रहा है लेने के लिए, उसको घोड़ा मिल रहा है उसको, ये लोग को बोल रहा है पैदल भागो, है ना। और तो और बैड सर्विस, दे दो बॉटल उसको, ठीक है। बैड सर्विस कंडीशन, तुमको पता है ऐसे जगहों पे इंडियन सोल्जर्स को भेजा जाता था जहां पे आदमी रह नहीं सकता है, मतलब पॉस एरिया में ब्रिटिश सोल्जर्स रहेगा, और खराब जगह में लद्दाख के सबसे कोने वाले सेंटर पे भेज दिया। अब वहां पे इतना ठंडा रहता है कि लोग ठंड से मर जाए, है ना। तो वर्किंग कंडीशन बहुत खराब था। और तो और क्या हुआ, इनके रिलीजियन को हट कर देता है ये लोग। पहले का मानना क्या था कि अगर कोई भी सोल्जर इंडियन ओशियन को अगर क्रॉस करके बाहर जाएगा, इंडिया से बाहर जाएगा, तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा मानना था उस टाइम के सोल्जर्स का, ऐसा परंपरा था, है ना। 1824 आस्क्ड टू गो द बर्मा, बर्मा कहाँ है सर? म्यांमार है, म्यांमार में बर्मा है। जिससे क्या हुआ कि लोग जो है रिफ्यूज कर दिए कि नहीं हम समुद्र पार नहीं करेंगे, समुद्र हम पार नहीं करेंगे। जिस कारण से उनको क्या मिलता है, उनको बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिलता है। मतलब आदमी जब कह रहा है कि भैया हमको दिक्कत है जाने से वहां पे, तो काहेला जबरदस्ती भेजना है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना सभी को? फिर 1856 में क्या हुआ कि नया लॉ निकलता है, और नया लॉ निकलने के बाद क्या हुआ कि एनी सोल्जर मस्ट गो ओवरसीज इफ ऑर्डर। कह रहा है कि किसी भी सोल्जर्स को समुद्र पार करना पड़ सकता है। जब ई निकला तो लोग आओ गुस्सा गया, सिपाही और गुस्सा गया। फिर क्या होता है कि मेनी सिपोइज वेयर ऑल्सो पीजेंट्स। सिंपल सी बात है, सोल्जर्स कौन रहेगा? तो फार्मर के बेटे रहेंगे ना। दे फेल्ट सेम प्रॉब्लम एज पीजेंट। ये देख रहे हैं कि यार जो कंडीशन तुम किसानों के साथ कर रखे हो वही चीज हम लोग के साथ भी है। मतलब सही कर क्या रहे हो तुम? आप बस भाषण देते हो कि हम लोग जो कर रहे हैं आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, है ना। तब तो गलत बात है ये सब। कहानी सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो जिससे क्या हुआ कि सिपोएस और पीजेंट्स भी गुस्सा गया। अब कहानी आगे चलता है बच्चों, कहानी आगे चलता है क्या? अब देखो, अब सोसाइटी में बहुत सारा चेंजेस करता है। ब्रिटिशर सोसाइटी में आकर के बहुत सारा चेंजेस करता है, और ये चेंजेस के खिलाफ बहुत सारे लोग आ जाते हैं। और ये जो चेंजेस किया, ये जो यही देखा जाए तो ये बहुत बड़े रीजन को कवर करता है, बहुत बड़े रीजन को कवर करता है, और लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा जाते हैं। ठीक है, रीजन क्या था? ब्रिटिशर को लगता था क्या कि इंडियन सोसाइटी में रिफॉर्म होना चाहिए, जिस कारण से वो लॉ पास किया, और लॉ पास करने के बाद सती प्रथा को बंद कर दिया, विडो रीमैरिज को इनकरेज करता है, या फिर विडो रीमैरिज एक्ट लाता है, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करता है, और इंडियन एजुकेशन को क्या कर देता है? बैन कर देता है, या फिर उसको खत्म करने का पूरा कोशिश करता है। और तो और सर 1833 में क्या होता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर देता है। अब बात ये है सर, क्रिश्चियन मिशनरीज थे कौन? तो ऐसे ग्रुप थे ये जो भारत में आते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, और उनका धर्म चेंज करवा करके क्रिश्चियन बना देते हैं। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो उन लोगों को अलाउ कर दिया गया, बोला कि ठीक है तुम लोग आ जाओ, तुमको जैसे काम करना है ना करो, वर्क फ्रीली ऑन लैंड एंड प्रॉपर्टी। तुम अपना प्रॉपर्टी बनाओ, तुम अपना इंस्टीट्यूशन बनाओ, वहाँ पे पढ़ाई करवाओ कि क्रिश्चियन में क्या चीज़ें अच्छी हैं, यहाँ पे भेदभाव नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जिस कारण से बहुत सारा लोग मैनिपुलेट होकर के अपना धर्म चेंज भी कर लिया। अब बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती भी करवाया गया था। बात समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि 1850 में क्या होता है बच्चों कि नया लॉ आता है, और क्या बोलता है कि जो भी फैमिली क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाता है, कम ऑन, जो भी फैमिली क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाता है उसका कोई भी प्रॉपर्टी छीना नहीं जाएगा। लालच दे रहा है कि अगर तुम
क्रिश्चियन को फॉलो करते हो तो तुम्हारा पूरा सेफ्टी का जिम्मेदारी ब्रिटिश एम्पायर लेता है। कब आया ये लॉ? 1850 में आया। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है ना कि बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है क्रिश्चियनिटी को, हमारे धर्म भ्रष्ट करने के पीछे तुला हुआ है कि नहीं? और हम लोग को पता है कि पहले के लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते थे, अभी भी है ना, बहुत ज़्यादा एंटीवायरस अपडेट है ना, बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते थे। अब देखो है ना कि 1850 में नया लॉ बनता है और क्या बोलता है कि एन इंडियन हु कन्वर्टेड द क्रिश्चियनिटी कुड इनहेरिटेड फैमिली प्रॉपर्टी, यानी कि उनका जो फैमिली प्रॉपर्टी है उनका बेटा उनका बेटा उनका बेटा उनका बेटा सबके पास ट्रांसफर होते जाएगा। इसमें ब्रिटिश एम्पायर किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब देखो तो मेनी इंडियन फेल्ट, लोगों को क्या लगता था कि ब्रिटिश वांटेड टू डिस्ट्रॉय रिलीजन, कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल लाइफ। बोलो समझ में आ रहा है कि ये हरामखोर ब्रिटिशर कितने लतखोर थे, इनको जितना बोला जाए उतना कम है कि नहीं कम? आपको किसने अधिकार दिया कि आप हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठाएं? आपको किसने अधिकार दिया कि हमारे ट्रेडिशन को, हमारे कस्टम्स को चेंज करें? यस और नो? बट सम इंडियंस वांटेड रिफॉर्म टू चेंज बैड सोशल प्रैक्टिसेस। अब देखो अगर बात करें तो हाँ, जितना भी रिफॉर्म किया, अगर 100% रिफॉर्म करता है तो 100% में से 85% रिफॉर्म जो है वो इंडिया को तबाह करने के लिए था, ठीक है? और अपना, हालांकि 100% में से 100% ही अपने फायदे के लिए था। लेकिन अगर बात करें कुछ इंडियंस जो एजुकेटेड इंडियंस थे वो चाहते थे कि ये तीनों चीज हों। और तुम लोग बिलीव नहीं करोगे कि हमारे यहाँ के राजा राम मोहन रॉय वही जो है प्रॉपर सबूत लेकर आते हैं और पंडितों के सामने खड़े होते हैं और पूरा प्रूफ दिखाते हैं कि बताइए कि हमारे ग्रंथ में, हमारे वेद में, हमारे लिटरेचर में कहां पे कोई भी ऐसा पॉइंट लिखा हुआ है जहां पे सती प्रथा का समर्थन किया जा रहा है। सती प्रथा क्या था कि अगर किसी वाइफ का अगर हस्बैंड मर जाता है तो उसके चिता पे बैठ करके उस वाइफ को क्या करना पड़ता है? मर जाना होता है। तो राजा राम मोहन रॉय जो है डलहौजी के हेल्प से सती प्रथा को बंद करवाते हैं, विडो री मैरिज एक्ट लाते हैं। इनके लिए प्रॉपर मूवमेंट चला था हमारे भारत में, जो कि सही मूवमेंट था, 100% सही मूवमेंट था। नहीं, इसको बंद कराने के लिए, सती को बंद कराने के लिए, विडो रीमैरिज एक्ट लाने के लिए मूवमेंट चलाया गया था कि विडो का रीमैरिज होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज रुकना चाहिए। अरे बात समझ में ना? अब आगे देखो तो समझ में आ गया कि किस तरीके से लोगों के धर्म पे बात आया तो लोग कैसे गुस्साएं। ये बात समझ में आ गया तुम लोगों को? बोलो। अब देखते हैं आगे। अब तुम्हारे सोर्स 1 में कुछ लिखा हुआ है, तुम लोग देख लेना, वो सेल्फ रीडिंग का है। सोर्स 2 तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में देखो, बुक है ना तुम लोग के पास, एनसीईआरटी बुक में सोर्स 2 जो है उसमें देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिशर, देखो अब हम लोग देखते हैं कि मेन चिंगारी कैसे फूटा। आखिरकार लोगों का एकदम होता है ना कि लोग तड़प गया कि अब बिना मरले नहीं छोड़ेंगे, अब तो मारेंगे पटक पटक के। क्या हुआ सर ऐसा कि एकाएक चिंगारी फूट गया? एकाएक होता है कि मारो एक को पहले पटक के एकदम से। क्या हुआ सर ऐसा? तो हम बताते क्या हुआ। हुआ क्या कि ब्रिटिशर जो एक नया राइफल जो है इंट्रोड्यूस करता है। नया राइफल में क्या था कि वो एडवांस राइफल था और उसमें जो गोली यूज होता था, बंदूक का जो गोली होता है, बारूद होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कार्टेज। क्या बोलते हैं? कार्टेज। अब इसमें होता था क्या? बारूद। इसको क्या करना रहता था कि इसको कबार करके और बंदूक के नली में भर करके, और होता है ना मिलाने वाला, ऐसे सेट करके और फिर मारा जाता था। नया राइफल था ये, इसका रेंज भी बहुत अच्छा खासा था। लेकिन दिक्कत क्या था कि ये जो कार्टेज था इसके अंदर बारूद भरा हुआ है, तो इस बारूद को बचाने के लिए मॉइस्चर से इसके ऊपर जो है पॉर्क और बीफ के फैट का यूज किया गया, चर्बी का यूज किया गया। अब हम लोग को पता है सर, बीफ मतलब गाय का मांस, और हिंदुओं में जो है गाय को हम लोग मां मानते हैं, पूजा करते हैं। और मुसलमानों में क्या है
कि पौर यानी सुअर, मुसलमान अगर सुअर बोलता है तो सुअर एक हराम का वर्ड है। हराम मतलब कि उनके लिए अपवित्र, इम्प्योर वर्ड है सुअर। सुअर ही पूरा का पूरा इम्प्योर है। ये तो बोल रहा है कि मुंह से पकड़ के खींचो, तो ना मुंह से हिंदू लगा सकता है और ना मुसलमान लगा सकता है। बात समझ में आ रहा है? तब होता क्या है कि सारा सोल्जर्स बोलता है कि हम नहीं यूज करेंगे ये राइफल, कुछ भी कर लो हम नहीं यूज करेंगे ये राइफल। देखो होता क्या है कि ब्रिटिश इंट्रोड्यूस नया राइफल है ना, जिसके जो काटेज था उस पर काऊ का फैट और पिग का फैट जो है उस पर ग्रीस पॉलिश किया हुआ था। हम लोग को पता है कि हिंदू जो है काऊ से क्या होता है ना, यानी पवित्र होते हैं उनके लिए, मतलब धार्मिक चीज है। और मुस्लिम के लिए पिग जो है फॉरबिडन, यानी कि पिग खराब चीज होता है। आगे देखो, सिपोय हैड टू बाइट द काटेज, सिपोय को काटेज करके, और उसके बाद जो है जब उसको देखा कि काटेज को मुंह से निकालना है, तो उन लोग को दिखा कि भाई ये तो सरासर मेरे सामने मेरा रिलीजन का मजाक उड़ा रहा है, इंसल्ट कर रहा है, जबकि सामने वालों को पता है कि हम लोग धार्मिक हैं, लेकिन तुमको कोई मतलब है नहीं। यानी कि अब ये लोग का एकदम बीपी हाई हो गया कि अब मारेंगे पटक के, अब चाहे जो हो जाए, अब तो लाठी बजेगा, है ना। न्यूज स्प्रेड क्विकली इन ऑल रेजिमेंट, सारे रेजिमेंट्स में, आर्मी रेजिमेंट में न्यूज जो है बच्चों स्प्रेड हो गया। बहुतों का मानना क्या था कि ब्रिटिश वांटेड सिपॉयज टू बिकम क्रिश्चियन। काटेज इशू वाज अ ट्रिक टू डिस्ट्रॉय द हिंदू और मुस्लिम फेथ्स। Anger was stronger after British annexed Awadh. Even officers noticed that excitement and unrest among sepoys. अब देखो, हाँ कोई बात नहीं। देखो अगर बच्चों हम बात करें तो सर जब ये काटेज आया तो लोगों को लगा, सैनिकों को लगा कि यार हमारा धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के विश्वास को हवा में उछाला जा रहा है। तो ये लोग क्या कर देते हैं, रेफ्यूज कर देते हैं कि हम ये काटेज किसी भी कीमत पे यूज नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। यस और नो? लोग और ज्यादा कब एंग्री हो गए, जब बिना मतलब के अवध को क्या कर लेता है, कैप्चर, बिना मतलब को, बस जस्ट ऐसे ही, बस दे दो, मन किया बस कर लिया, बस दे दो, है ना। आगे देखो बच्चों, अगर आगे हम लोग बात करें तो अब देखो होता क्या है कि अब दंगा जो है बहुत भयानक मात्रा से भड़क जाता है ना। म्यूटिनिटी बिकम अ पॉपुलर अपराइजिंग। अब बहुत भारी मात्रा में दंगा भड़क गया। कैसे दंगा भड़का सर? समटाइम्स लोकल स्ट्रगल्स बिकम मास मूवमेंट इफ पीपल यूनाइट। पीपल फील्स दे हैव अ कॉमन एनिमी, नीड टू ऑर्गेनाइज, कम्युनिकेट एंड टेक इनिशिएटिव। अब लोगों को लगने लग गया ना कि यार भारत में जब ब्रिटिशर आया तो हम लोग देखिए कि सभी सेक्टर्स को ये इम्पैक्ट कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है ना, सभी सेक्टर्स को सर ये इम्पैक्ट कर रहा है। तो करना क्या है कि अगर हम लोग यूनाइट होंगे, अगर हम लोग एक साथ मिल करके अगर इसके ऊपर चढ़ाई करेंगे तो ये मारा जाएगा। बोलो हाँ, वेरी नाइस। अब देखो 1857 में क्या होता है बच्चों कि दिस हैपेंड इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका बोल रहे, नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि ये शुरू होता है 100 सालों के बाद जो है, आफ्टर 100 ईयर ऑफ कंपनी रूल्स, ह्यूज रिवोल्ट बिगेन फ्रॉम, कहां से? मेरठ। 10 मई, 10 मई कहां? मेरठ, 1857 यहां से जो है ना रिवोल्ट शुरू होता है। और रिवोल्ट पता शुरू क्यों होता है? मंगल पांडे आते हैं, खड़ा होते हैं, जब ब्रिटिशर बोलता है कि यूज करना पड़ेगा काटेज, तो मंगल पांडे आते हैं, बंदूक उठाते हैं और ढाएं 2 ऑफिसर को चित कर देते हैं। जब मंगल पांडे को 29 अप्रैल को जैसे ही फांसी लगाया गया, तब जो उनके सपोर्टर्स थे सारे रेजिमेंट में ये खबर फैला, तो रेजिमेंट में आग लग गया। बिल्कुल आग, मतलब उन रेजिमेंट में जितने भी इंडियन सिपोइस थे उनके सीने में आग लग गया कि अब जो है अब बिना मरले छोड़ेंगे नहीं। काहे वो मंगल, वो तो सही बात बोला जी, सही बात बोला ना, तुम मेरा धर्म भ्रष्ट करोगे और हम छोड़ देंगे, कतई बर्दाश्त नहीं। यस और नो? हाँ। तो उसके बाद क्या होता है कि 10 मई को सब प्लान करता है, और 10 मई को अपना झंडा, झंडे पे क्या सिंबल था? लोटस और ब्रेड। लोटस और ब्रेड, ठीक तो है, ब्रेड मतलब रोटी होता है। अच्छा ठीक है। तो लोटस को क्या बोलेंगे?
हाँ कमल, ठीक है। अरे यार, कमल और रोटी, कमल चपाती, हाँ ठीक है, चपाती, कमल और चपाती जो है उनके झंडे पे उसका सिंबल था। लोग, मतलब तुम सोच नहीं पाओगे, हम देख रहे थे वहां पे लोग भारी मात्रा में निकले, भारी मात्रा में राइफल, कलछुल, छोलनी सब लेके निकले कि जो ऊंची मिलेगा ऊंची से मारेंगे ब्रिटिशर को। अरे बात समझ में, भारी मात्रा में निकले सब, कोई बाही लेके, कोई बांस लेके निकल रहा है, कोई फट्टल बांस लेके निकल रहा है कि मारेंगे तो चमड़ी उघाड़ देंगे फट्टल बांस से, कि बड़ी मार मारेंगे गोरकन के। जो गोरा दिखा है सबको बड़ी मार मारा, मार के एकदम गर्दा मचा दिया ऐसा। अरे हम देख रहे थे ऊपर से, अरे हम साइड में आके हम देख रहे थे, मतलब हो रहा है ना कि कोई दांते से काने काट ले रहा है ना। अरे बात समझ में, हाँ मतलब मार के। पहले क्या होता था, पहले बंदूक के आगे इस तरीके से वो निकला रहता था ना, छुरी, मार के खच खच। पता है कि अब मेरठ से निकला, राजस्थान में सब बाटी चोखा खा के तगड़ा तगड़ा रेजिमेंट में लोग थे, बाटी चोखा। अरे रुको यार, मेरठ, सॉरी राजस्थान बोल दिया, मेरठ में से क्या हुआ कि तगड़ा तगड़ा सोल्जर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर के पेट में घोंप के इनकलाब जिंदाबाद, है ना, पूरा का पूरा ब्रिटिशर। हालांकि इनकलाब जिंदाबाद उस टाइम पे ये नहीं आया था, लेकिन फिर भी भावनाओं को समझो कि किस लेवल तक का वो रिवॉल्ट फैला हुआ था। आ रहा बात समझ में, जस्ट एंजॉय द स्टोरी, ठीक है। घोंप के धर के घुमा दे रहा था ऐसे ऐसे करके कि मुआही देंगे तब नहीं रुकेंगे हम। आ रहा बात समझ में। अब देखो, अब ये जो मारा मारी है पूरा फैल गया भारी मात्रा में। अब जो है डिफरेंट ग्रुप, अब जैसे जैसे सोल्जर्स आगे बढ़ रहे थे और सोल्जर्स चिल्ला हुला झिंगा लालाहू कबड्डी कबड्डी करके ब्रिटिशर को धर ले रहे थे, धर के पटक के मार दे रहे थे। अरे बात समझ में। अब झिंगा लालाहू, अब देखो अब ये कर रहे, हम देख रहे, तुम लोग देखता तो कहता कबड्डी कबड्डी बोल रहा था। ब्रिटिशर भाग रहा था, अब वो भाग रहा था कबड्डी कबड्डी कबड्डी। साइकिल से नहीं थे, बैलगाड़ी पे थे हम, ठीक है, पिछले जन्म में। हाँ अब कबड्डी, अब उसको पकड़ के बड़ी मारा था सब, ठीक है। अब जैसे जैसे जब देख रहा है कि झिंगा लाला हु करके पटक के मार रहे हमारा सैनिक गोरकन के, तो जितने भी पीजेंट से, लैंडलॉर्ड थे, रूलर था, हम मारेंगे, तो सब बाही ले लेके निकल रहा अपन अपन घर से, जहां मेरे मार बाड़ी के चित कर दे रहा सबको। आ रहा बात समझ में ये सब। अब देखो, became the biggest armed resistance against the British colonization in 19th century। ये जो है ये ऐसा रिवॉल्ट था कि ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया विदिन 1 ईयर, है ना। ब्रिटिश साम्राज्य को हिला देता है ये रिवॉल्ट। 100 साल का जो साम्राज्य बनाया ब्रिटिशर, उसको एक रिवॉल्ट हिला दिया। लेकिन बस थोड़ा थोड़ा कहीं दिक्कत हुआ जिस कारण से ये रिवॉल्ट फेल हो गया। लेकिन ब्रिटिशर ये देख लिया कि अगर ज्यादा अति करेंगे तो पटक के मारेगा हमको सब, यस और नो। और रास्ता में जितना भी ब्रिटिश ऑफिसर्स मिल रहा था, जितना भी ब्रिटिश कर्मचारी मिल रहा था, सबको बड़ी मार रहा था और सबके सामान लूट लिया था सब। ये लोगों से मारा, ये लोग भारी मात्रा में निकले थे ना, ये लोग हम देख रहे थे ना। ऐसा ब्रिटिश का जो दुकान था, दुकानों लूट लिया था। कहला पता है, एक मिनट, हाँ, खाना पानी के लिए, है ना, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, आर्म्स और एनिमेशन चाहिए ना। ब्रिटिश फैक्ट्री में जा रहा था कि कहीं से बंदूक मिल जाए, राइफल्स मिल जाए, पूरा ढूंढ रहा था सब लोग। हाँ, सब लोग ढूंढ रहा था, जाकर के फैक्ट्री में जाकर के, जहां पे वहां वो लोग आर्म्स रखते, वहां पे जाकर के बहुत ढूंढा सब, है ना। आगे देखो, हाँ, तो म्यूटिनिटी का मतलब क्या होता है, म्यूटिनी का मतलब क्या होता है पता है, जब व्हेन सोल्जर्स एज अ ग्रुप डिसओबे देयर ऑफिसर्स इन द आर्मी। अगर आर्मी ऑफिसर का बात कोई सोल्जर नहीं सुन रहा, इसका मतलब क्या हो गया, दंगा हो गया, म्यूटिनी हो गया, यस और नो। बात सबको समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है यहाँ पे। अब देखो दिक्कत फेल क्यों हुआ आगे बताते हैं। देखो, फेल होने का सबसे बड़ा कारण कि किसी का एक मोटो नहीं था, सबका अलग अलग था। जैसे पीजेंट, हाँ, सब अपना अपना स्वार्थ के लिए लड़ रहा था। पीजेंट जमींदार सोच रहा था कि कैसे टैक्स कम हो जाए, सोल्जर सोच रहा था कि कैसे ये सब जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो कम हो जाए, राजा रजवाड़ा सोच रहा था कि किसी भी तरीके से मेरा एम्पायर बच जाए, मेरा जो बेटा या बेटी है वो आएगा, साम्राज्य संभाल सके।
सबका मोटो अलग था। रीजन नंबर 1 फेल होने का, हालांकि आगे हम लोग पढ़ते, लेकिन चलो देख लो। रीजन नंबर 2 लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का लैक होना। रीजन नंबर 3 आर्म्स और एनिमेशन का ओल्ड ट्रेडिशन का होना। हाँ, आर्म्स और एनिमेशन का ओल्ड ट्रेडिशन का होना, है ना। फाइटिंग स्किल्स पुराना जमाना का यूज करना, ये सारा कारण रहा तुम्हारा फेल होने का, है ना। याद रहे, अगर मोटो सेम होता ना तो आज हम लोग पढ़ रहे होते कि, है ना, कि 1857 में हमारा क्या हो गया, भारत आजाद हो गया। 1857 को हम लोग पढ़ रहे होते हैं, ये सब पढ़ना ही नहीं पड़ता। अब देखो 8 अप्रैल, बउआ ध्यान दो, साथ बच्चों दिमाग के कच्चो ध्यान दो। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या किया गया, मंगल पांडे को जो है ब्रिटिश ऑफिसर पे गोली चलाते हैं और उनको 8 अप्रैल गोली चलाते हैं, जिस कारण से क्या हो जाता है, उनको बाद में जाकर के उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये लो, ये लो, एक मिनट, नहीं देखो यहाँ पे। अब कुछ दिन के बाद क्या होता है कि सिपोइज एट मेरठ रिफ्यूज टू डू ड्रिल्स विथ न्यू काटेज। बता दिए कि अब मंगल पांडे जी को मार दिया तो अब तक कोई उपाय नहीं है। मेरठ में जितने भी लोग थे ना, सिपोइज, सब बोलेंगे ना 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 ना, अब का अब उपाय नहीं है। 9 मई 1857 85 सिपोइज को डिसमिस कर दिया गया सर्विस से और 10 साल का जेल भेज दिया गया। अब आओ किसी आ गया सोल्जर्स कि अरे ये क्या ड्रामा चल रहा है भाई। अब देखो फिर क्या होता है कि 10 मई 1857 मेरठ से रिवोल्ट का शुरुआत होता है, जिसमें अदर सिपोही मेरठ, देखो जरा सा, मार्च टू जेल तक ये लोग जाते हैं और अपने भाइयों को छुड़ा लेते हैं। 85 जो भाई को कैप्चर किया गया था ब्रिटिशर के द्वारा, उनको छुड़ा देते हैं। ठीक है, और अटैक करते हैं ब्रिटिश ऑफिसर्स पे, कैप्चर करते हैं गन्स और एनिमेशंस, और सारे ब्रिटिशर बिल्डिंग और प्रॉपर्टी को जला देते हैं। डिक्लेयर कर देते हैं कि मारो फिरंगी को, है ना, फिरंगी। आ रहा बात समझ में? नहीं, हाँ, है ना कि फिरंगी, हाँ, वेरी गुड। फिरंगी के अगेंस्ट जो है भारी युद्ध छिड़ गया। सोल्जर्स डिसाइड who would rule land instead। अब इसके बाद अब है कि क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी में कि सोल्जर्स ये डिसाइड कर रहे थे कि कौन जो है यूज करेगा, तो बता दिया मुगल इंपेरर कौन, बहादुर शाह जफर, कि जो हाँ लैंड कौन यूज करेगा। अगर मान लो कि बहादुर शाह जफर बोल रहे हैं, नॉट बहादुर शाह, जफर 2 नहीं, बहादुर शाह जफर एक ही है, बहादुर शाह 2 होगा। जफर जो है इसका पेन नेम था। बेचारा इतना बुरा, ये 80 साल का हो गया था बेचारा, ये इतना बुरा, 60 या 80 साल का था, ये इतना बुरा हो गया था कि बेचारा जानता है लाल किला के दरवाजे, पीछे वाला दरवाजे बैठ करके शायरी लिखता था। उसका जो बहादुर शाह सेकंड का जो पेन नेम था, पेन नेम वो था जफर, इस कारण से हम लोग बहादुर शाह जफर बोलते हैं। 10 मई के रात को, नाइट ऑफ 10 मई से लेकर के मॉर्निंग 11 मई तक क्या होता है कि रात 10 मई रात को जो है सारा सोल्जर्स निकलता है मेरठ से और मार्च करते हुए जाता है किसके पास, दिल्ली जाता है किसके पास, अपने बादशाह के पास, बहादुर शाह के पास। और वहां पे क्या होता है कि दिल्ली रेजिमेंट भी जो है मेरठ रेजिमेंट को ज्वाइन कर लेता है कि हमहू मारेंगे फिरंगियों का।